हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन राय आपका मैकेनिकल लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने आरएसी का जो पहला चैप्टर पढ़ा था, आज आप लोग इस सब्जेक्ट का जो सेकंड चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिसका नाम है आपका VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चालू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका नाम होगा आपका VCRS। इसको हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा सिस्टम कहेंगे हम लोग? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी में वाष्प संपीड़न चक्र भी कहा जाता है। क्लियर है? तो देखिए, कल हम लोगों ने देखा था कि कार्नाट साइकिल जो थी उसकी COP आपकी रिवर्स कार्नाट साइकिल जो थी उसकी COP आपकी मैक्सिमम थी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। क्लियर है? यानी उस रिवर्स कार्नाट साइकिल पर आज तक कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बन सका है। तो जो आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल साइकिल है वो आपका क्या है? VCRS है। क्लियर है? VCRS है। देखिए इसमें क्या क्या होता है। इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो मुख्य इक्विपमेंट हैं वो क्या क्या हैं, तो चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका एक इवापोरेटर लगा होता है। इवापोरेटर, क्लियर है? इवापोरेटर आपका क्या है? एक हीट एक्सचेंजर है। क्लियर है? इस इवापोरेटर से जुड़ा होता है आपका एक कंप्रेशर। यहाँ से क्या जुड़ा होगा? आपका एक कंप्रेशर जुड़ा होता है। क्लियर है? इस कंप्रेशर के बाद जो आपका इक्विपमेंट यहाँ पर लगा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंडेंसर कहेंगे। क्या कहेंगे? कंडेंसर। और इसके बाद जो आपका इक्विपमेंट लगा होता है यहाँ पर उसे हम लोग एक्सपेंशन डिवाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन डिवाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन डिवाइसेस। तो देखिए, ये आपका जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें जो आपके मेन इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो क्या होता है? इवापोरेटर होता है, कंप्रेशर होता है, कंडेंसर होता है और एक्सपेंशन डिवाइसेस होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसमें आपका रेफ्रिजरेंट का लगातार फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है? रेफ्रिजरेंट का लगातार फ्लो होता है। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो आपका रेफ्रिजरेंट होगा, रेफ्रिजरेंट, आप रेफ्रिजरेंट पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्या, कि ये आपका वर्किंग फ्लूइड होता है जो किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगातार सर्कुलेट होता है, और ये आपका लो प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब करता है और हाई प्रेशर पर हीट क्या करता है? रिजेक्ट करता है। तो बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जो VCRS में जो आपका रेफ्रिजरेंट यूज़ होगा, क्लियर है? जो रेफ्रिजरेंट किसमें? VCRS में यूज़ होगा, इसका लगातार फेज चेंज होगा। फेज चेंज होगा। क्लियर है? फेज चेंज का मतलब क्या? ये दो स्टेट्स में पाया जाएगा, लिक्विड और वेपर। क्लियर है? तो अब यहाँ ध्यान दीजिए,
यानी क्या मतलब है हमारे कहने का, VCRS में प्रयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेंट को प्रशीतक भी कहते हैं। रेफ्रिजरेंट का लगातार फेज चेंज होता है। क्या होता है? इसमें जो आपका रेफ्रिजरेंट यूज़ होगा उसका लगातार फेज चेंज होगा, यानी अवस्था उसका लगातार क्या होगा, परिवर्तित होगा। कहीं पे ये आपका लिक्विड होगा, कहीं पे वेट वेपर होगा, कहीं पे क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर होगा, कहीं पर आपका क्या, सुपर हीटेड वेपर होगा। क्लियर है? तो अब देखिए हम इसमें जो प्रयोग में लाए जाते हैं इक्विपमेंट्स, जो 4 महत्वपूर्ण आपके उपकरण हैं जो किसी भी आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पाए जाते हैं, वो क्या है आपका, इवापोरेटर है, कंप्रेशर है, कंडेंसर है और एक्सपेंशन डिवाइसेस हैं। तो देखिए इवापोरेटर का क्या काम है, किसका, इवापोरेटर का। तो देखिए इवापोरेटर जो है आपका क्या करता है, ये आपका बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर आपके वे यंत्र होते हैं जो एक तरल से दूसरे तरल में आपका हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर है? तो देखिए इवापोरेटर जो है आपका लो टेम्परेचर साइड की तरफ होता है। कहाँ पर? न्यूनतम ताप की तरफ। देखिए क्या करता है इवापोरेटर, यह इवापोरेटर आपका हीट एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ से कंडेंसर जो है ये भी आपका बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर है। ये क्या करेगा? यहाँ से हीट रिजेक्ट करता है। कंडेंसर क्या करेगा आपका, ये यहाँ से हीट रिजेक्ट कराएगा। अब देखिए इसको हम स्टेट 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मार्क कर देते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका इवापोरेटर है, देखिए इसमें 4 से स्टेट 4 से स्टेट 1 में आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो वेट वेपर की अवस्था में होता है, आर्द्र वाष्प की अवस्था में होता है। देखिए जैसे ही यह इवापोरेटर में प्रवेश करता है तो चूंकि इवापोरेटर में आपका हीट ऐड हो रहा है, क्योंकि यह इवापोरेटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखिए जैसे ही यह रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर है, तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, सैचुरेटेड वेपर की अवस्था में। किस अवस्था में? सैचुरेटेड वेपर की अवस्था में, यानी संतृप्त वाष्प की अवस्था में। ये देखिए ये क्या है आपका 4 पे आपका रेफ्रिजरेंट किस स्टेट में है, आपका वेट वेपर है। क्या है? वेट वेपर, यानी आर्द्र वाष्प है। अब देखिए ये क्लियर है। इवापोरेटर क्या है आपका, एक हीट एक्सचेंजर है। क्या है? हीट एक्सचेंजर है जो आपका हीट एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए आप जानते हो इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगातार आपका रेफ्रिजरेंट का फ्लो होगा। क्लियर है? तो देखिए इवापोरेटर के प्रवेश पर जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है वह वेट वेपर की अवस्था में होता है। अब देखिए जैसे ही आपका रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर से फ्लो करेगा, चूंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो जैसे ही रेफ्रिजरेंट को हीट प्राप्त होगी, मिलेगी, वह तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें, सैचुरेटेड वेपर की अवस्था में। क्लियर है? अब देखिए यहाँ 1 से 2 आपका कंप्रेशर लगा हुआ है। कंप्रेशर का क्या काम है, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक चीज़ उसको रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए। क्या?
मैंने बताया था रेफ्रिजरेंट के बारे में, वैसे आपका रेफ्रिजरेंट एक अलग चैप्टर है जिसके लिए अलग वीडियो होगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेंट जो है वो लो प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब करता है और हाई प्रेशर पर हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। क्लियर है? जो आपका रेफ्रिजरेंट है वह लो प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब करेगा और हाई प्रेशर पर हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो अब बेटा ध्यान दो यहाँ पर, अब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट आपका लो प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, बोलिए। अब देखिए इसको हीट रिजेक्ट कराने के लिए रेफ्रिजरेंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई। तो देखिए कंप्रेशर क्या करता है, कंप्रेशर क्या करेगा, कंप्रेशर जो है आपका क्या होगा, इस रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और देखिए जैसे ही आपका रेफ्रिजरेंट का, किसका, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ेगा, क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सुपर हीटेड वेपर में। किस वेपर में, सुपर हीटेड वेपर में, यानी अति संतृप्त वाष्प की अवस्था में। क्लियर है? अब देखिए अब आपका रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए यह रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा आपका किस में, कंडेंसर में। किस में, कंडेंसर में। तो देखिए कंडेंसर क्या करेगा आपका, कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर भी बेसिकली आपका एक हीट एक्सचेंजर है। क्लियर है? जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर साइड लगा होता है। तो अब देखिए कंडेंसर यहाँ से हीट आपका रिजेक्ट करा देगा किसको, एटमॉस्फेयर को। किसको, एटमॉस्फेयर को। अब देखिए जैसे ही रेफ्रिजरेंट अपनी हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। क्लियर है? तो यह जो रेफ्रिजरेंट है जैसे ही अपनी हीट रिजेक्ट करेगा तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा क्या, यहाँ पे यह आपका सैचुरेटेड लिक्विड की अवस्था में चेंज हो जाएगा। किसकी अवस्था में, सैचुरेटेड लिक्विड की अवस्था में क्या होगा, रेफ्रिजरेंट आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए रेफ्रिजरेंट को पुनः हीट एब्जॉर्ब करने के लिए इसका प्रेशर फिर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर है? तो अब देखिए इसको हम एक्सपेंशन डिवाइसेस से पास कराते हैं। एक्सपेंशन डिवाइसेस के रूप में जनरली हम कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का। तो अब देखिए जैसे ही हमारा रेफ्रिजरेंट इस एक्सपेंशन डिवाइसेस से फ्लो होगा, क्लियर है, तो इसका प्रेशर रिड्यूस होगा, प्रेशर कम होगा और यहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो पुनः किस स्टेट में चेंज हो जाएगा, वेट वेपर में। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो चलिए इससे आगे देखते हैं। ये तो बेसिकली आपके जो इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं किस में, VCRS में, वे थे। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है उसका लगातार फेस चेंज होगा इस VCRS में। क्लियर है? कहीं पे यह रेफ्रिजरेंट आपका क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर होगा, कहीं पे सुपर हीटेड वेपर होगा, कहीं पे सैचुरेटेड लिक्विड होगा और कहीं पर वेट वेपर होगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों आप लोग देखिए इसमें प्रत्येक का क्या वर्क है, कितना हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा, कितना हमारी हीट रिजेक्ट होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं किससे, इवापोरेटर से। किससे, इवापोरेटर से। तो पहला आपका क्या है यहाँ पर, इवापोरेटर।
तो देखिए इवापोरेटर आपका क्या है, बेसिकली एक हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर है। आप लोग हीट एक्सचेंजर नाम का चैप्टर आपके हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। तो हीट एक्सचेंजर वैसे होता क्या है जान लीजिए, या एक तरल से दूसरे तरल में क्या करता है, हीट का ट्रांसफ़र कराता है। तो देखिए यह एक आपका हीट एक्सचेंजर है, क्लियर है, जो आपका हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से बहुत से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहाँ से कि इवापोरेटर किस तरफ लगा होगा, इवापोरेटर किस तरफ लगा होगा, हाई प्रेशर साइड, लो प्रेशर साइड, इस तरह करके 4 ऑप्शन होंगे। तो इवापोरेटर मिनिमम प्रेशर साइड, या इसे लो प्रेशर साइड भी हम कह सकते हैं, लो प्रेशर साइड इंस्टॉल होता है। किधर होता है, लो प्रेशर साइड इंस्टॉल होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो इवापोरेटर है उसके प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट की कौन सी अवस्था है और निकास पर कौन सी अवस्था है, ये भी क्वेश्चंस आपके क्या पूछे जाते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिए आप लोग, यानी इवापोरेटर के प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट वेट वेपर होता है, वेट वेपर या आर्द्र वाष्प, याद रखिएगा इसको, और निकास पर, ठीक है ना, यानी इवापोरेटर के एग्जिट पर जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो किस स्टेट में पाया जाएगा, सैचुरेटेड वेपर के स्टेट में पाया जाएगा। इन दोनों चीज़ों को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन होता है कि हमको VCRS में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिलता है, क्लियर है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट VCRS में इवापोरेटर में, किसमें, इवापोरेटर में प्राप्त होता है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन होता है आपका कि VCRS में मिनिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, तो इवापोरेटर पर होगा, क्लियर है। चीज़ को भी लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर VCRS में मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पर, मिनिमम टेम्परेचर इवापोरेटर में प्राप्त होता है, क्लियर है। याद रखिएगा इवापोरेटर आपका लो प्रेशर साइड, लो टेम्परेचर साइड होता है। इवापोरेटर है क्या, आपका एक हीट एक्सचेंजर है जो बेसिकली आपका क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके इवापोरेटर के प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट किस अवस्था में होगा और इवापोरेटर के निकास पर रेफ्रिजरेंट किस अवस्था में होगा। तो आप जानते हो प्रवेश पर वेट वेपर होगा और निकास पर बताइए सैचुरेटेड वेपर होगा।
अब देखिए हमको कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होगा, कहाँ पर, इवापोरेटर में। क्लियर है? तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, एक्सपेंशन डिवाइसेस। अब देखिए यहाँ पर इवापोरेटर आप देख रहे हो, जो डायग्राम बनाया गया है 4 से 1 में आपका इंस्टॉल है। ये आपका 4 और ये 1, ये आपका क्या है, इवापोरेटर। क्या है बेटा, इवापोरेटर। तो अब देखिए इसमें अगर हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करने पर, कौन सा इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप जानते हो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, 4 से 1 है तो H4 प्लस V4 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ4 प्लस डेल Q इज इक्वल टू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस डेल W। क्लियर है? तो अब देखिए इवापोरेटर के केस में आपको कोई वर्क नहीं मिलता है तो डेल डब्ल्यू क्या होगा, 0। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, V4 इज इक्वल टू V1। क्लियर है? अब देखिए ऐसा भी नहीं है इवापोरेटर का प्रवेश 1 किलोमीटर नीचे हो और निकास क्या 1 किलोमीटर ऊपर हो। एक आध आपके पूरे जो रेफ्रिजरेटर की लंबाई होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम 1.5 मीटर। तो इसका कोई मतलब नहीं है। Z4 बराबर भी आपका क्या होगा, Z1। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर Z4 बराबर Z1 हो गया, V1 बराबर V4 हो गया। क्लियर है? वर्क मिल नहीं रहा है हमको। तो अब देखिए जो आपका डेल Q है वह कितना हो जाएगा, H1 माइनस H4, और यही डेल Q हमारा क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो निकल के आएगा VCRS में वो क्या होगा, H1 माइनस H4। कितना होगा, H1 माइनस H4। क्लियर है? इसको आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए, हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और जानिए, इस VCRS में कुछ ऑक्सिलरी भी लगी होती हैं, जैसे यहाँ पे फ्लैश चेम्बर लगा होगा, यहाँ एक एक्यूमुलेटर लगा होगा, यहाँ ऑयल सेपरेटर लगा होगा और यहाँ पर रिसीवर लगा होगा। तो इसको हम आगे आप लोगों को बताएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको पता होना चाहिए किसमें, VCRS में क्या होगा, H1 माइनस H4, यानी इवापोरेटर के निकास की एंथैल्पी माइनस इवापोरेटर के प्रवेश की एंथैल्पी। नेक्स्ट जो आपका इसमें यंत्र है वो क्या है आपका, वो है हम लोगों का कंप्रेशर। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, कंप्रेशर। तो कंप्रेशर आप जानते हो क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, गैसेस या वेपर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका डिटेल्ड स्टडी हम लोग किए हैं, कंप्रेशर एक चैप्टर ही पढ़े हैं। क्लियर है? तो अब देखिए कंप्रेशर आपका क्या है, वह यंत्र है
जिसका प्रयोग गैसेस या वेपर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसके? गैसेस या वेपर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है क्या कि कंप्रेसर के प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट की अवस्था क्या है और निकास पर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कंप्रेसर के प्रवेश पर यानी कंप्रेसर के इनलेट पर रेफ्रिजरेंट की अवस्था क्या होगी आपकी? सैचुरेटेड वेपर। कैसा वेपर? सैचुरेटेड वेपर। याद रखिएगा, जो इवापोरेटर का निकास होगा वही कंप्रेसर का क्या होगा? प्रवेश होगा। नेक्स्ट है आपका कंप्रेसर के निकास पर, कंप्रेसर के निकास पर रेफ्रिजरेंट की अवस्था क्या होती है? सुपरहीटेड वेपर। फ्रेंड्स एक चीज़ और आपका पूछा जाता है, इस VCRS में मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा? क्लियर है? मैक्सिमम टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा? तो बेटा इस पूरे VCRS में मैक्सिमम टेम्परेचर कंप्रेसर के निकास पर पाया जाता है। किसके निकास पर पाया जाता है? कंप्रेसर के निकास पर। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन होता है कि आपका कंप्रेसर में कैसा कंप्रेशन कराएंगे आप? कंप्रेसर में कैसा कंप्रेशन कराएंगे? तो देखिए इस VCRS में कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में होता है। क्लियर है? किस प्रोसेस में? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में होता है। एक चीज़ और आप लोग ऐड कर लीजिएगा इवापोरेटर में, कि इवापोरेटर में आपका हीट एडिशन किस प्रोसेस में होता है? तो कांस्टेंट प्रेशर पे। मैं वहाँ बताना आप लोगों को भूल गया था। इस इवापोरेटर में जो आपका हीट एडिशन होगा वो किस प्रोसेस में होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमको कंप्रेसर को चलाने के लिए कितने वर्क की आवश्यकता होगी? कंप्रेसर को चलाने के लिए कितने वर्क की आवश्यकता होगी? तो देखिए आपका कंप्रेसर जो है 1 से 2 में इंस्टॉल है। किसमें? 1 से 2। ये आपका कंप्रेसर है। तो अब देखिए ये आपका 1 और ये क्या 2। क्लियर है? अगर इनके बीच हम पुनः स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा? इसको ध्यान दीजिए आप लोग। H1 + V1² / 2
प्लस जी जेड वन प्लस डेल क्यू बराबर एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड टू प्लस डेल डब्लू। याद रखिए ये इक्वेशन आप लोगों ने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है। एच एंथैल्पी है, वी वेलोसिटी है, जेड डेटम है, क्यू आपकी हीट है, डब्लू क्या है, वर्क है। तो देखिए यहाँ पर आपका कंप्रेशर में वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है तो v1 v2 के बराबर होगा। डेटम में भी कोई अंतर नहीं होता है, z1 बराबर z2 होगा। कंप्रेशर में बेटा आप लोग हीट का एडिशन नहीं होता है, हीट रिजेक्शन भी नहीं होता है। डेल क्यू आपका क्या होगा, 0। क्लियर है। तो अब देखिए डेल डब्लू इज इक्वल टू, देखिए v1 v2 के इक्वल हो गया, z1 z2 के इक्वल हो गया। तो डेल डब्लू यहाँ से हमारा निकल के आएगा h1 माइनस h2। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के साइन कन्वेंशन की बात करें तो कंप्रेशर आपका सिस्टम है, अगर कंप्रेशर आपका सिस्टम है तो कंप्रेशर को हम चलाने के लिए मोटर या इंजन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। यानी जब कभी भी हम सिस्टम पर वर्क करते हैं तो वह वर्क हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। वह वर्क क्या होगा, निगेटिव। तो ये क्या होगा आपका माइनस डब्ल्यू सी इज इक्वल टू h1 माइनस h2। तो डब्ल्यू सी किसके इक्वल होगा, h2 माइनस h1 के। किसके इक्वल होगा, h2 माइनस h1 के। अब बेटा ध्यान दो, इसकी यूनिट जो है ये स्पेसिफिक होती है, तो ये किलो जूल पर kg होगी। क्लियर है। अगर m डॉट क्या है आपका, मास फ्लो रेट है, क्या है, मास फ्लो रेट। तो आपका जो WC निकल के आएगा यहाँ पे क्या, m डॉट h2 माइनस h1। अब देखिए इसकी यूनिट अगर आप चेक करें तो मास फ्लो रेट आप जानते हो kg पर सेकंड में होता है। तो ये आपका kg पर सेकंड इनटू किलो जूल पर kg। तो kg से kg कैंसिल होगा, किलो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड वाट होगा, तो ये क्या आ जाएगा, किलो वाट। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, कंप्रेशर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो हम लोगों ने कंप्रेशर तक का अध्ययन कर लिया। अब हम लोग देखिए कंडेंसर। हाँ, एक चीज़ और बेटा याद रखना आप लोग, कंप्रेशर क्वेश्चन होता है आपका लो कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर में। लो कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर में कंप्रेशर, कौन सा कंप्रेशर यूज होगा, तो लो कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर वह रेफ्रिजरेटर होता है जिसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 100 टन से कम हो। ठीक है ना। तो उसमें हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर का यूज़ करते हैं। और जो आपका लार्ज रेफ्रिजरेटर होगा वह रेफ्रिजरेटर होता है जिसकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 100 टन से अधिक हो। क्लियर है। तो उस रेफ्रिजरेटर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर का यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा यंत्र है वो क्या है आपका, कंडेंसर। क्या है, कंडेंसर। तो देखिए कंडेंसर क्या होता है आपका, कंडेंसर भी आपका एक हीट एक्सचेंजर है। कंडेंसर क्या है आपका, एक हीट एक्सचेंजर है जो क्या काम करता है आपका, यह हीट रिजेक्ट कराता है। क्या, हीट रिजेक्ट कराता है। किस साइड होगा, तो हाई प्रेशर साइड होगा। किस तरफ, मैक्सिमम प्रेशर की साइड आपका क्या लगा होगा, कंडेंसर लगा होता है।
इसके प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट की क्या अवस्था है? सुपरहीटेड वेपर है। और निकास पर कौन सी अवस्था है? सैचुरेटेड लिक्विड है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर आपका जो कंडेंसर है, इसमें जो हीट रिजेक्ट हो रही है किस प्रोसेस में होती है? तो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। कंडेंसर भी आपका क्या है? हीट एक्सचेंजर है, जिसका प्रयोग VCRS में हीट रिजेक्ट कराने के लिए किया जाता है। किसके लिए? हीट रिजेक्ट कराने के लिए किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ से किस तरफ लगा होगा? तो VCRS में कंडेंसर हाई प्रेशर साइड लगा होता है। किस साइड लगा होगा बेटा? हाई प्रेशर साइड लगा होगा। क्लियर है? एक चीज़ और समझिए, इस VCRS में, किसमें? VCRS में कंडेंसर में हीट रिजेक्शन, कंडेंसर में हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। किस पर होगा हीट रिजेक्शन? कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंडेंसर के प्रवेश पर जो रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट सुपरहीटेड वेपर होता है, सुपरहीटेड वेपर होता है। और निकास पर क्या होगा आपका? सैचुरेटेड लिक्विड होता है। क्लियर है? अब देखिए हम लोग देखें यहाँ पर आपका क्या, कितना आपका हीट रिजेक्ट होगा किसमें? कंडेंसर में। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कंडेंसर। तो अब देखिए कंडेंसर अगर हम देखें इस VCRS में, तो किधर लगा है आपका? 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो आपका कंडेंसर है, ये आपका कंडेंसर है। अब ध्यान दो यहाँ पर, अगर इसमें भी हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस डेल Q इज इक्वल टू H3 प्लस V3 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ3 प्लस डेल W। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, डेटम इक्वल होगा
डेल क्यू आपका कितना होगा, 0 होगा, सॉरी डेल डब्ल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि कंडेंसर में कोई वर्क नहीं मिलता है। तो देखिए V2 V3 हो गया, Z2 Z3 के इक्वल हो गया, डेल डब्ल्यू आपका 0 हो गया। तो अब देखिए डेल क्यू आपका क्या होगा, डेल क्यू H3, डेल क्यू आपका हो गया H3 माइनस H2, H3 माइनस H2। तो अब देखिए अगर हम इसको साइन के साथ देखें, साइन के साथ, तो देखिए थर्मल में आप लोग पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स में कि जब कभी भी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होता है तो नेगेटिव होता है, सिस्टम को सप्लाई की गई हीट पॉजिटिव, रिजेक्ट की गई हीट नेगेटिव, सिस्टम पर किया गया वर्क नेगेटिव और सिस्टम द्वारा किया गया वर्क पॉजिटिव। क्लियर है? यानी हीट एडेड टू सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम सिस्टम नेगेटिव। क्लियर है? वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। तो अब देखिए चूंकि हीट रिजेक्ट हो रही है तो ये माइनस क्यू आर हो जाएगा, H3 माइनस, तो क्यू आर इज इक्वल टू H2 माइनस H3। इसकी भी यूनिट आपका किलो जूल पर केजी होगा। अगर मास फ्लो रेट क्या है, मास फ्लो रेट m डॉट, तो आपका क्यू आर होगा m डॉट H2 माइनस H3, ये आपका किलोवाट में आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट है वो आपका क्या है, एक्सपेंशन डिवाइसेस। क्या है? एक्सपेंशन डिवाइसेस। तो देखिए आपका एक्सपेंशन डिवाइसेस के रूप में हम लोग जनरली आपका क्या, कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? कैपिलरी ट्यूब का। तो अब देखिए एक्सपेंशन डिवाइसेस ये है आपका 3 से 4 के बीच लगा होता है। क्लियर है? बोलिए ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। किसके? रेफ्रिजरेंट के फ्लो को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, एक्सपेंशन डिवाइसेस। कौन सी डिवाइस? एक्सपेंशन डिवाइस। तो देखिए एक्सपेंशन डिवाइस का प्रयोग आपका, देखिए इसके रूप में जनरली हम लोग कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं। किसका? कैपिलरी ट्यूब का। क्लियर है? अब देखिए क्या करता है ये, तो देखिए VCRS में किसका? एक्सपेंशन डिवाइसेस का प्रयोग रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? किसके लिए? रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। क्लियर है? अब देखिए किसके किसके बीच लगा होता है, ये भी क्वेश्चन होता है आपका। तो इवापोरेटर और कंडेंसर के बीच क्या लगा है? कंप्रेशर। कंडेंसर और इवापोरेटर के बीच भी आपका क्या लगा है? एक्सपेंशन डिवाइसेस। तो अब बेटा ध्यान दो यहाँ पर, अब देखिए एक्सपेंशन डिवाइसेस, एक्सपेंशन डिवाइसेस में
जो रेफ्रिजरेंट का प्रसार आइसेंथैलेपिक प्रोसेस में कराया जाता है। बेटा इसको याद रखिएगा, कंप्रेशन आपका किस प्रोसेस में, आइसेंट्रोपिक, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर, और आपका एक्सपेंशन डिवाइसेस में जो रेफ्रिजरेंट का एक्सपेंशन है, ठीक है ना, उसे हम किस प्रोसेस में कराते हैं, आइसेंथैलेपिक, सम इंथैलेपिक, यानी H3 इज इक्वल टू क्या, H4। क्लियर है? बोलिए, इस एक्सपेंशन डिवाइसेस को कहीं कहीं आपका थ्रॉटल वाल्व भी कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इस एक्सपेंशन डिवाइसेस में आपका क्या है, H3 इज इक्वल टू H4, H3 इज इक्वल टू H4 होगा। क्लियर है? तो चलिए, आप लोगों ने देखा एक्सपेंशन डिवाइसेस क्या होता है। ये देखिए VCRS में इसका प्रयोग हम फ्लो को, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए करते हैं। क्लियर है? और एक्सपेंशन डिवाइसेस में जो रेफ्रिजरेंट का प्रसार होता है वो आइसेंथैलेपिक प्रोसेस में कराया जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका इस एक्सपेंशन डिवाइसेस के प्रवेश पर रेफ्रिजरेंट किस स्टेट में होगा, तो सैचुरेटेड लिक्विड होगा। क्लियर है? और निकास पर क्या होगा आपका, और सैचुरेटेड लिक्विड होगा, और निकास पर रेफ्रिजरेंट वेट वेपर होगा। क्या होगा? वेट वेपर होगा। क्लियर है? तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमको याद रखना है वो क्या है आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना मिल रहा है हमको, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो कितना होगा आपका, H1 माइनस H4। कितना होगा? H1 माइनस H4। ये आपका आएगा किस में, किलो जूल पर केजी में। अगर मास फ्लो रेट दिया हो, क्या दिया हो, मास फ्लो रेट, क्या ये m क्या है, मास फ्लो रेट किस में, केजी पर सेकेंड में, तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, m डॉट H1 माइनस H4, और ये हो जाएगा आपका किस में, किलोवाट में। अगर टन में प्रदर्शित करना हो तो इसको 3.5 से आप क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर है? किससे? 3.5 से। अब देखिए, अगर हम COP की बात करें, किसकी, COP, तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप लोग जानते हो ये क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा वर्क इनपुट है, क्या वर्क इनपुट है, वो कंप्रेशर को है, और हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय
और वर्क इनपुट क्या है हमारा H2 माइनस H1। क्लियर है? तो ये आपका किसका फार्मूला होगा? COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक्सपेंशन डिवाइसेस में जो आपका क्या है, रेफ्रिजरेंट है, वो आपका एक्सपेंशन डिवाइसेस में जो रेफ्रिजरेंट का आप फ्लो करा रहे हो, किस प्रोसेस में कराओगे? तो याद रखिएगा आइसेंथैलेपिक या थ्रॉटलिंग। क्लियर है? या सम इंथैलेपिक। तो अब देखिए ये COP है आपका किसका? VCRS का। कितना? H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाई H2 माइनस। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो VCRS की COP होती है वो आपके अन्य जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, क्लियर है, उनमें सबसे अधिक पाई जाती है। हाँ, ये दूसरी बात है कि कार्नोट COP से क्या होगा, ये कम होगा। क्लियर है? तो देखिए इसीलिए एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या? रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रिलेटिव COP। क्लियर है? तो देखिए जो आपका रिलेटिव COP होगा वो क्या होगा, आपका एक्चुअल COP डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल COP। और देखिए जो थ्योरेटिकल COP होता है वो किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वो रिवर्स कार्नोट साइकिल की COP होती है, जिसको आप लोग पढ़ चुके हो। क्लियर है? तो ये आपका क्या था, VCRS। अब चलिए, अब जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है हमारी, कौन सी? वेपर कंप्रेशन साइकिल, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करें। तो चलिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए। हेडिंग डालिए वेपर कंप्रेशन साइकिल। वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो देखिए इसमें जितने भी आपका प्रोसेस थे आप लोग पढ़ चुके हो। मैं एक बार और लिखता हूँ और आप ध्यान से देखिए। इसमें आपका 1 से 2 क्या था, प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेशर, यानी आपका कंप्रेशर में सम एंट्रोपिक संकुचन या संपीड़न। 2 से 3 क्या है आपका, कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन। क्या? कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन। इस कांस्टेंट प्रेशर को आइसोबारिक भी कहते हैं। समदाबी प्रक्रम में आपका हीट रिजेक्ट होगा, किसमें? इन कंडेंसर। क्लियर है? यहाँ 3 से 4 क्या होगा आपका, 3 से 4 आइसेंथैलेपिक। बेटा इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग आइसेंट्रोपिक करके चले आते हो।
क्वेश्चन होता है आपका क्या कि VCRS में जो प्रसार है वो किस प्रक्रम में कराया जाता है, तो आपका आंसर हो जाता है आइसेंट्रोपिक, जो कि गलत है, जबकि होता क्या है आइसेंथैलेपिक। क्यों होता है इसको मैं क्लियर करूंगा आपको। आइसेंथैलेपिक एक्सपेंशन इन एक्सपेंशन डिवाइसेस, तो देखिए इस एक्सपेंशन डिवाइसेस के रूप में हम लोग थ्रॉटल वाल्व लगाते हैं या कैपिलरी ट्यूब। जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसमें हम लोग कैपिलरी ट्यूब से काम चला लेते हैं। अब देखिए 4 से 1 क्या है आपका कांस्टेंट प्रेशर, हीट एब्जॉर्प्शन या हीट एडिशन भी कह सकते हो इन इवापोरेटर, क्लियर है। यानी इवापोरेटर में आपका समदाबी प्रक्रम में हीट क्या किया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है। तो ये आपका वेपर कंप्रेशन जो साइकिल है उसमें 4 प्रक्रम जो हैं आपके किस प्रकार हैं। 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है, क्लियर है। 3 से 4 आपका आइसेंथैलेपिक एक्सपेंशन है और 4 से 1 क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन है, किसमें इवापोरेटर में। तो अब देखिए इसका जो हमको PV और TS डायग्राम बनाना होगा, बहुत सावधानी से बनाना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेंट का आपका क्या फेस चेंज हो रहा है। तो चलिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले PV डायग्राम बनाते हैं। ये आपका कौन सा डायग्राम है, PV डायग्राम, आप लोग पढ़े हो। ये आपका सैचुरेशन कर्व होता है। कौन सा कर्व होता है, सैचुरेशन कर्व होगा, क्लियर है। सैचुरेशन कर्व का मतलब क्या हुआ, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। कौन सी लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है। ये आपका सबकूल्ड रीजन है, ये आपका सुपरहीटेड रीजन है और ये क्या है वेट रीजन है, क्लियर है। तो 1 से 2 आपका क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आप लोग पढ़िए पिछले कंप्रेशर में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि VCRS में जो कंप्रेशर का प्रवेश होगा वो सैचुरेटेड वेपर होगा, क्लियर है। तो अब देखिए ये 1 से 2 क्या है आपका कंप्रेशन है, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट हो रही है, 3 से 4 आइसेंथैलेपिक। तो देखिए आइसेंथैलेपिक लाइन आपकी ये ऐसे बनेगी, क्लियर है। और ये क्या है 3 से 4 और 4 से 1 क्या है आपका कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट कराई जा रही है, क्लियर है। अब देखिए अगर हम TS डायग्राम की बात करें, TS डायग्राम की, तो TS डायग्राम में ये आपका क्या है सैचुरेशन कर्व है। कौन सा कर्व है, सैचुरेशन कर्व है। ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ये कौन सी लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड। ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर है। ये आपका सुपरहीटेड रीजन है। ये आपका वेट रीजन है। ये क्या है, सबकूल्ड रीजन है। ये आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में इसको पढ़े होंगे। तो देखिए 1 से 2 आपका कंप्रेशर का प्रवेश है, क्लियर है।
1 से 2 आपका क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो ये 1 ये 2, क्लियर है। अब देखिए 2 से 3 आप जानते हो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे बनती है। तो ये 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन है। 3 से 4 आइसेंथैलेपिक है। कैसा है, आइसेंथैलेपिक एक्सपेंशन। और 4 से 1 क्या है आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। अब देखिए वह डायग्राम जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी हमको यहाँ पर, वो डायग्राम है आपका पीएच डायग्राम। कौन सा डायग्राम, तो चलिए अब हम लोग पीएच डायग्राम बनाएं इसका। पीएच यानी प्रेशर एंथैल्पी, टीएच टेम्परेचर एंट्रोपी, पीवी प्रेशर वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिए ये जो पीएच डायग्राम का सैचुरेशन कर्व है वो ऐसे बनता है। ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड रीजन है, ये सैचुरेटेड वेपर है, इसके इधर सब कोल्ड रीजन है, इधर सुपर हीटेड रीजन है, ये वेट रीजन है आपका। तो देखिए यहाँ पर ये आपका स्टेट 1 क्लियर है। क्यों, क्योंकि कंप्रेसर के प्रवेश पर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो सैचुरेटेड वेपर है। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसे कंप्रेस करें तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये चला जाएगा सुपर हीटेड रीजन में। तो ये आपका 2 से 3 आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है कंडेंसर में। तो देखिए कंडेंसर का प्रवेश सुपर हीटेड रीजन में है और निकास सैचुरेटेड लिक्विड है, क्लियर है। तो ये आपका 2 से 3, ये आपका 3 से 4, इसको ध्यान दीजिए, ये आपका कैसा प्रोसेस है, आइसेंथैलेपिक। आइसेंथैलेपिक यानी एंथैल्पी क्या होगी इसमें, कांस्टेंट होगी, क्लियर है। तो ये आपका 3 से 4 और ये 4 से 1। तो ये आपका कौन सा डायग्राम है, पीएच डायग्राम है, जिस पर हम लोगों ने किसको प्लॉट किया है, वेपर कंप्रेशन साइकिल, क्लियर है। तो चलिए इसको ध्यान दीजिए आप लोग। इस डायग्राम को बेहतर है आप लोग क्या बनाने के लिए सीखिए, आपको सिखाया भी गया है, क्लियर है। जो लोग नए हैं उनको सिखाया जाएगा। अब देखिए तो ये तो क्या था आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल। अब देखिए इस VCRS में कुछ आपकी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब क्या है आपका, ऑक्सिलरी का मतलब कुछ और यंत्र होते हैं जिनका प्रयोग क्या बेहतर परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है। वो क्या क्या है, तो इसको मैं आप लोगों को लाइन डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। किसके माध्यम से, लाइन डायग्राम के माध्यम से। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपका इवापोरेटर है, क्या है, इवापोरेटर। इसके बाद आपका एक डिवाइस लगी होती है यहाँ पर जिसका नाम है क्या, एक्यूमुलेटर। क्या, एक्यूमुलेटर, क्लियर है। ये आपका यहाँ पर आपका कंप्रेसर लगा था, ये क्या था आपका, ये आपका कंप्रेसर है।
क्लियर है। इस कंप्रेसर के निकास पर आपका एक और डिवाइस लगी होती है जिसको हम लोग ऑयल सेपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल सेपरेटर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या एक कंडेंसर लगा होता है। क्लियर है। यहाँ पर आपका एक और डिवाइस लगी होती है जिसको हम लोग रिसीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। यहाँ से आपका एक्सपेंशन डिवाइस लगा होता है। क्लियर है। ये क्या है आपका? एक्सपेंशन डिवाइस। क्लियर है। और देखिए यहाँ पर एक और आपका इक्विपमेंट लगा होता है जिसे हम लोग फ्लैश चैम्बर कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्लैश चैम्बर। क्लियर है। तो अब देखिए, अब ये जो 1, 2, 3 और 4 इक्विपमेंट हुए, इन इक्विपमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। कैसा इक्विपमेंट कहेंगे? ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। अब देखिए क्या वर्क है इनका, तो ध्यान दो। यह एक्यूमुलेटर जो है, कौन सा? ये जो एक्यूमुलेटर, पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि किनके बीच लगा होता है, तो इवापोरेटर और कंप्रेसर के बीच लगा होता है। देखिए जनरली जो आपके स्मॉल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा होता है। क्लियर है। तो अब देखिए, अगर यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर कंप्रेसर में प्रवेश कर गए, कौन से रेफ्रिजरेंट? लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो देखिए जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसमें ल्यूब्रिकेशन के लिए हम लोग ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का। तो अब देखिए अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर तक पहुंच गया, क्लियर है, तो वह उस ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को कंप्रेसर से क्या करेगा? वॉश कर देगा, अपने साथ ले जाएगा। क्लियर है। और जब ल्यूब्रिकेट यहाँ से ल्यूब्रिकेंट्स जो हैं कंप्रेसर से आउट हो गए, क्लियर है, तो कंप्रेसर का वियर और टीयर क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है। और ये आप याद रखिए कि पूरे जो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें सबसे महंगा जो इक्विपमेंट है वो कंप्रेसर होता है। क्लियर है। तो अब देखिए ये जो एक्यूमुलेटर है इसका क्या काम है? तो देखिए ये जो आपका एक्यूमुलेटर है, ठीक है ना, किसके किसके बीच लगा होगा? तो इवापोरेटर और कंडेंसर के बीच, इवापोरेटर और कंप्रेसर के बीच लगा होता है, या इवापोरेटर और कंप्रेसर के बीच इंस्टॉल होता है। क्या वर्क है? ये वर्क करता है। तो देखिए जो एक्यूमुलेटर है यह लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्लियर है कंप्रेसर में जाने से रोकता है। कैसे रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में पहुंचने से रोकता है। क्लियर है। क्यों नहीं पहुंचना चाहिए?
क्यों? क्योंकि अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में पहुंचेगा तो जो कंप्रेसर में लुब्रिकेशन के लिए हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग किए हैं उसको अपने साथ बहा ले जाएगा, और अपने साथ बहा ले जाएगा तो कंप्रेसर का क्या वियर और टियर बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ऑयल सेपरेटर का क्या वर्क है। किसका? ऑयल सेपरेटर का। ऑयल सेपरेटर का। क्लियर है? तो देखिए कंप्रेशन के दौरान जो आपका रेफ्रिजरेंट है वह कंप्रेसर में लुब्रिकेटिंग ऑयल के संपर्क में आ रहा है। तो अब देखिए ये पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल किससे जाकर मिल जाए? रेफ्रिजरेंट से जाकर मिल जाए। तो ये ऑयल सेपरेटर जो है वह लुब्रिकेटिंग ऑयल और रेफ्रिजरेंट को क्या करता है? सेपरेट कर देता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल को कंडेंसर में जाने से रोक देता है। क्लियर है? तो ऑयल सेपरेटर पहला क्वेश्चन किसके किसके बीच लगा होगा? तो कंप्रेसर के निकास पर, कंप्रेसर के निकास पर और कंडेंसर के प्रवेश पर लगा होता है। क्लियर है? किसके किसके बीच लगा होगा? कंप्रेसर के निकास पर और कंडेंसर के प्रवेश पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑयल सेपरेटर का। क्या वर्क है बेटा इसका? तो ऑयल सेपरेटर रेफ्रिजरेंट और लुब्रिकेंट को अलग करता है, अलग करता है। क्लियर है? बोलिए। यानी अलग कर देगा तो आपका कंडेंसर में लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं जा पाएगा, केवल क्या जाएगा? रेफ्रिजरेंट जाएगा। क्लियर है? अगला जो आपका इक्विपमेंट है, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट, वो क्या है आपका? रिसीवर। तो देखिए रिसीवर का क्या वर्क है आपका? किसमें? VCRS में। किसका? रिसीवर का। तो देखिए जो रिसीवर है उसका प्रयोग हम लोग VCRS में किसके लिए करते हैं? तो देखिए ये जो रिसीवर है ये एक तरह के रिजर्वायर का कार्य करता है। किसका? रिजर्वायर का। ठीक है ना? यानी जो आपका एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट जो एक्सपेंशन डिवाइस से पास नहीं कर पाता है उनको रिसीवर क्या करता है? स्टोर कर लेता है। क्लियर है? तो रिसीवर क्या कार्य करेगा? यह रिजर्वायर का कार्य करता है। कैसे? यह एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट को स्टोर कर लेता है। किसको? एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट को क्या करता है? स्टोर कर लेता है। और चलिए एक आपका प्रैक्टिकल चीज़ बताएं हम रिसीवर के बारे में। सपोज कीजिए आपके पास कोई रेफ्रिजरेटर या एसी है। क्लियर है? तो देखिए जब कभी भी आपका क्या उसका मेंटेनेंस कराना होता है, ठीक है ना, तो जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसको हम लोग रिसीवर में ही ले जाकर स्टोर कर लेते हैं। क्लियर है? अगर यह रिसीवर नहीं होता तो वह रेफ्रिजरेंट आपका सराउंडिंग में चला जाता और फिर मेंटेनेंस के बाद आप दूसरा रेफ्रिजरेंट आपको उसमें
यूज़ करना पड़ता। क्लियर है? तो रिसीवर क्या करेगा, मेंटेनेंस के दौरान जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो जाकर इकट्ठा हो जाता है किसमें, रिसीवर में, और जैसे ही मेंटेनेंस पूरा होता है हम उसी रेफ्रिजरेंट को रिसर्कुलेट करके दोबारा यूज़ कर लेते हैं। अगर रिसीवर नहीं होता तो आपका रेफ्रिजरेंट बेकार हो जाता और फिर हमको नया रेफ्रिजरेंट आपका किसमें, आपके रेफ्रिजरेटर या एसी में यूज़ करना पड़ता। क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, रिसीवर को हम लोग किस साइड यूज़ करते हैं, तो लिक्विड लाइन की साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सैचुरेटेड लिक्विड होता है। रिसीवर को, किसको, रिसीवर को सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की तरफ यूज किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए अगला जो डिवाइस है हमारा क्या है, फ्लैश चैम्बर। कौन सा, फ्लैश चैम्बर। तो देखिए फ्लैश चैम्बर का क्या वर्क है आपके VCRS में। फ्लैश चैम्बर, तो देखिए फ्लैश चैम्बर कहाँ लगा होता है, इवापोरेटर के प्रवेश पर। कहाँ पर, इवापोरेटर के प्रवेश पर। क्या काम है इसका, तो देखिए यह लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवापोरेटर में प्रवेश करने से रोकता है। किसको, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को किसमें, इवापोरेटर में प्रवेश करने से क्या कर देगा, रोक देगा। क्लियर है? अब देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसकी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कम होती है और जो आपका वेपर रेफ्रिजरेंट है उसका इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है? तो अब देखिए अगर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है? तो रेफ्रिजरेंट आपका जल्दी क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर फ्लैश चैम्बर के प्रयोग से, किसके प्रयोग से, फ्लैश चैम्बर के प्रयोग से COP पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक चीज़ और जानिए, लिक्विड रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और वेपर रेफ्रिजरेंट की थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होती है। तो अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं फोरियर लॉ, Q = -KA × dt बाई dx, पढ़े हैं आप लोग ना हीट ट्रांसफर में। तो अगर K कम होगा तो एरिया क्या होगी, अधिक होगी, और अगर K अधिक है तो एरिया कम होगी। तो देखिए जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अधिक है, तो क्या आपके इवापोरेटर की साइज को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखिए आपका क्या, इवापोरेटर के प्रयोग से, फ्लैश चैम्बर के प्रयोग से, फ्लैश चैम्बर के प्रयोग से इवापोरेटर की साइज घट जाती है। आप लोगों के अंग्रेजी में ऑप्शन मिलता है कॉम्पैक्ट, यानी क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसको क्या अर्थ है, इवापोरेटर की साइज घटने का मतलब क्या हुआ,
इवापोरेटर कॉम्पैक्ट होगा। कैसा होगा? कॉम्पैक्ट होगा। तो ये आपका क्या था? VCRS। एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग कि क्यों वेपर कंप्रेशन साइकिल में या VCRS में हम लोग एक्सपेंशन डिवाइसेस में कैसा एक्सपेंशन कराते हैं? आइसेंथैलेपिक कराते हैं, आइसेंट्रोपिक क्यों नहीं कराते? तो ध्यान दीजिए। तो देखिए वाई आइसेंथैलेपिक expansion is preferred over isentropic। यानी क्यों VCRS में आइसेंथैलेपिक एक्सपेंशन कराया जाता है ना कि आइसेंट्रोपिक। तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए, चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है किसमें? एक्सपेंशन डिवाइसेस में। अगर हम इसी एक्सपेंशन को टरबाइन में कराते तो हमको कुछ वर्क मिल जाता। क्लियर है? लेकिन इतना जानते हुए भी हम क्या आइसेंथैलेपिक करा रहे हैं। तो देखिए ऐसा क्यों है? तो देखिए VCRS में कंप्रेशर लगा है, इस VCRS में कंप्रेशर लगा है और कंप्रेशर वेपर को हैंडल कर रहा है। किसको हैंडल कर रहा है? वेपर को। और हम लोग जानते हैं del W इज इक्वल टू माइनस VdP। हम लोग पढ़े हैं वर्क जो होगा वो क्या होगा? माइनस VdP होगा। चूंकि कंप्रेसर वेपर को हैंडल कर रहा है तो ये क्या होगा? VFdP। आप लोग स्टीम टेबल पढ़े हैं। F का मतलब क्या? वेपर, सॉरी VGdP। क्लियर है? देखिए आपका स्टीम टेबल में F जो होता है वो लिक्विड के लिए होता है और G जो होता है वो किसके लिए होता है? वेपर के लिए या गैस के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो VCRS में जो कंप्रेसर लगा है, तो अगर आप लोग देखे हो तो कंप्रेसर के प्रवेश पर सैचुरेटेड वेपर था और निकास पर सुपरहीटेड वेपर था कि नहीं? तो अब देखिए यहाँ पर तो इसका वर्क होगा माइनस VGdP। क्लियर है? और अगर हम W एक्सपेंशन का वर्क लिखें तो ये भी होगा माइनस VdP। अब देखिए चूंकि एक्सपेंडर या एक्सपेंशन डिवाइस किसको? लिक्विड को हैंडल कर रही है। ठीक है ना? तो अब बताइए जो W एक्सपेंडर होगा वो माइनस VFdP होगा। अब देखिए प्रेशर डिफरेंस तो दोनों में सेम है, लेकिन हम जानते हैं जो VG है वो बहुत 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 बड़ा है किससे? VF से।
तो WC जो होगा वो बहुत 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 बड़ा होगा किससे, WE से, ठीक है ना। अब देखिए अगर एक्सपेंशन डिवाइसेस में हम टरबाइन का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, टरबाइन का, तो आपका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसकी साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज, जो एक्सपेंडर, जो आपका यहाँ पर वर्क मिलेगा टरबाइन के कारण, क्लियर है, अगर हम लोग आइसेंट्रोपिक कराते तो वहाँ टरबाइन की वजह से जो वर्क मिलेगा वह कंप्रेशर वर्क की तुलना में क्या होगा, बहुत 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 कम होगा। इसलिए हम लोग VCRS में आइसेंट्रोपिक ना कराकर कैसा एक्सपेंशन कराते हैं, आइसेंथैलेपी, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल अगले वीडियो में हम लोग VCRS पे आगे बात करेंगे। थैंक यू।